एसआर आदर्श गुरु की तालाब में आपका पुनः स्वागत। सभी बच्चों को, अभिभावकों को और मेरे साथीगणों को कला वर्ग के बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही है कि एसआर आदर्श ने 90 बार 4 स्टार दिए, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट होता है। कला वर्ग में इतना छोटा सा बैच था हमारा 36 बच्चों का, और उसमें भी हमने 4 स्टार, ये मानो 4 स्टार 90 बार दे दिए। और भी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं, 80% के ऊपर भी 5 बच्चे हैं। कुल मिला के 10 बच्चे इस प्रकार टॉप दे देना इतने छोटे से बैच में बहुत ही शानदार रहा। और मैं अभी जो 12वीं में हुए बच्चे हैं उनसे यही चाहूँगा कि आप अपने पहले गए हुए बैच को देखें और आप उनसे आगे निकलें। आप उनसे आगे निकले, और उनसे आगे निकलने का तरीका अपना यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है। रेगुलर स्टडी चालू रहनी चाहिए। आपको कहीं भी ये नहीं कि हम लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आपका कोर्स बराबर हो रहा है, पर डे आपकी क्लास आ रही है, उसी हिसाब से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप अपने घर से भी स्टडी चालू रख सकते हैं। जिनको भी ये 90 पार वाले सपने देखने हैं, 80 पार वाले सपने देखने हैं, उनके लिए आपको आप अगर स्कूल नहीं आ पा रहे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही, तो आपको इससे कंटिन्यू रखना होगा। कंटिन्यू रख पाएंगे तो आप बोर्ड का रिजल्ट दे पाएंगे। जैसा कि हमने बीएड जनजाति के लास्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद हम बात कर रहे हैं गौंड जनजाति के दूसरे पार्ट की अंतिम जनजाति है हमने। तो देखिए, गौंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। पहले बात तो देखिए ना, ये समूह है, गौंड नहीं है, ये एक समूह है। अब समूह का अर्थ इसमें बहुत सारे हैं, हम इसको यहाँ गौंड कह रहे हैं, कई किसी से गौर करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो समूह है वही सबसे बड़ा है। दूसरी बात कर लेते हैं, गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है। ये क्वेश्चन आपके सामने बड़ा मोस्ट रह सकता है, क्योंकि दोनों अटपटा शब्द है। अटपटा शब्द है, इसके साथ मिलता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है, गौंड शब्द पूछ लेता है गौंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो जैसे आप लगभग सब में सेमिलर शब्द होते हैं, इसमें कोई सेमिलर शब्द नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि गौंड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति खोंडा से हुई है। और खोंडा जो शब्द है, ये तो खोंडा शब्द है, इसका अर्थ पहाड़ी होता है। गौंड शब्द का अर्थ पहाड़ी नहीं होता। पुनः रिपीट कर रहा हूं, यहाँ से एक मोस्ट बात बनती है कि गौंड शब्द की उत्पत्ति तो खोंडा से हुई है और खोंडा का अर्थ पहाड़ी है। तो आपसे पूछे कि गौंड शब्द का अर्थ क्या है, तो आप पहाड़ी नहीं लिख सकते। आप गौंड शब्द का अर्थ पहाड़ी नहीं लिख सकते, गौंड से कोई। हाँ, फिर देखिएगा, गौंड अपने आप को कोयटू या कोल करते हैं, ये कह सकते हैं आप। जो मैंने आपके मार्किंग बोर्ड पे की हुई है, ये देखिएगा, कोल कहते हैं। गौंड का अर्थ कोल यानी कोयला, कोल यानी कोयला। लेकिन गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है और इसका अर्थ क्या है, पहाड़ी है। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक, कब से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में, मैं आपको इतिहास की दृष्टि से पीछे लेके जा रहा हूं भारत के, कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में गोंडा शासित 4 साम्राज्य थे। इसका मतलब इन्होंने भारत में राज भी किया है। गौंड जनजाति ने भारत में राज भी किया है। और कब किया है, 16वीं से 18वीं सदी के मध्य। कितनी जगह, 4 साम्राज्य थे। कौन कौन से थे वो देखना। गढ़ मांडला नंबर 1, कौन सा, गढ़ मांडला। दूसरा कौन सा, देवगढ़। इतिहास में आपने नाम पढ़ा होगा, देवगढ़ उच्च भूमि, ये देवगढ़ उच्च भूमि वही है। चांदा और खेड़ला, ये आपके वो 4 साम्राज्य हैं जहां पे क्या हुआ था, जहां पर गोंडों ने राज किया था। अब हम बात करते हैं आपके सामने, देखते जाइए, निवास क्षेत्र, ये कहां लोग रहते हैं। तो देखिएगा, गौंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश एमपी में, कहां पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में।
फिर छत्तीसगढ़, कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। झारखंड, कौन सा खंड? झारखंड। याद है ना, ये राज्य याद रहने चाहिए आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। नया राज्य पर आपको नाम याद रहना चाहिए। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम। अब देखिएगा आपके सामने गौड़ जनजाति से संबंधित ये प्रश्न आ सकता है कि गौड़ जनजाति भारत के किन राज्यों में निवास करती है, तो आपको राज्य याद रखने होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम में रहते हैं। किसमें रहते हैं? आसाम में। अब इनके वो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से, अपने को भूगोल पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक क्षेत्र भी याद रहना चाहिए कि भाई इनका मुख्य रूप से कौन सा वो परिदृश्य है जहां पे ये लोग रहते हैं। तो देखिए कौन? सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो अगर कक्षा 11 में आपने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया है तो आपको सतपुड़ा की पहाड़ियां याद आ जाएंगी। सतपुड़ा भारत के इस प्रकार से कैसे फैला? अगर हम भारत की बात करें तो ये जो पार्ट है भारत का, तो इस पार्ट के अंदर ये इस प्रकार है, बीच वाला पार्ट। सतपुड़ा की पहाड़ियां मेकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि। आगे वापस वही बात, देवगढ़ वाला। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मेकाल श्रेणी और सोन, देवगढ़, उच्च भूमि। बस्तर का पठार, अगर आपको ये याद रहता होगा, बस्तर जिला अपने आप में एक फेमस जिला है। अभी आगे आएगी उसके लिए पेंडा कर्सी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा लट्ठों की कर्सी, लट्ठों को रोककर किस प्रकार रोकते हैं ये लोग और किस प्रकार ये अलग कर्सी करते हैं। गढ़जत की पहाड़ियों में रहते हैं। अब देखना एक बार, इनकी जो ऊंचाई है जहां पे गौड़ जनजाति रहती है वो ध्यान रखना, 600 से 900 मीटर की ऊंचाई की ये पहाड़ियां हैं इन राज्यों में, और जहां पे ये सभी लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं गौड़ के आर्थिक क्रियाकलाप। गौड़ करता क्या है? जैसा कि हर एक जनजाति में आपको पता है बड़ी साधारण सी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, साधारण सा उनका एक जीवन होता है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर देखना चाहें तो हम देखेंगे कि ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? वर्तमान इस कोरोना काल में ये शब्द आपके सामने बड़ा फेमस रहता है, आत्मनिर्भर। तो ये लोग क्या है? आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही कम हैं, और जिनकी आवश्यकताएं कम होती है वो आत्मनिर्भर होता है और साधारण भी है। इनकी कोई अलग से आवश्यकता नहीं है, विशेष आवश्यकताएं नहीं है इनकी। क्या है? बहुत ही कम आवश्यकताएं हैं और साधारण आवश्यकताएं हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जूमिंग कृषि है। अब आ जाते हैं इस जूमिंग कृषि पर। ये जूमिंग कृषि क्या होती है? तो कक्षा 6, 7, 8 से आपके सामने सामाजिक विज्ञान में एक बात आई थी कि कर्तन और दहन कृषि, जूमिंग कृषि। ये वही कृषि है जिसमें प्राचीन कृषि है जब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई जंगल का ये क्षेत्र है इतना बड़ा, और इसमें इस जगह कोई जनजाति रहती है, इसने यहाँ वाले जंगल को, इतने बड़े क्षेत्र को साफ कर दिया जलाकर। क्या किया? जलाकर साफ कर। अब अगर जलाकर इसको साफ कर दिया तो क्या करेंगे? ये जो राख है यही गिर जाएगी इतने बड़े क्षेत्र में, और इतने बड़े क्षेत्र में राख आ जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हाथों से, लकड़ी से, कुदाली से, फावड़े से बीज बो देंगे। क्या बो देंगे? बीज बो देंगे। और बीज बो देंगे। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? कर्तन या दहन कर सकते हैं, श्लेषण बहन कर सकते हैं, जूमिंग। इसके अलग अलग नाम है, कहीं मिल्पा कहते हैं, कहीं रे कहते हैं, कहीं लद्दाख कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग के नाम है। ठीक उसी प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि कहा जाता है। जूमिंग नाम का है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में। अब देखिए इसमें जूमिंग इसलिए करते हैं इसको कि 2 साल यहाँ यूज किया, फिर यहाँ आ गए ये लोग, यहाँ वाले क्षेत्र में यूज कर लिया, 2 साल बाद में यहाँ वाले क्षेत्र को यूज कर लिया, फिर 2 साल बाद में यहाँ वाले क्षेत्र को यूज कर लिया, फिर 2 साल बाद में यहाँ वाले, फिर 2 साल बाद में यहाँ वाले। और अब देखो 2 2 4 6 8 10 12 साल में वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे और झाड़ियां हो जाएंगी। इस प्रकार ये क्या करते रहते हैं?
स्थानांतरणशील कृषि, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस प्रकार की ये कृषि होती रहती है। आगे बात करते हैं। देखिए इन लोगों का मुख्य विषय झूमिंग कृषि है। मैं बता दूं यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बड़ा, झूमिंग कृषि कहाँ होती है, किस जनजाति द्वारा की जाती है, ये भी प्रश्न आता है। आखिर बार बार कह रहे हैं पहले जनजाति से, शिकार को क्या कहते हैं, आखेट कहा जाता है। तो गौड़ जनजाति झूमिंग कृषि और आखेट पे अपना जीवन यापन करती है। इसके अलावा कुछ वनोत्पाद, वन से मिलने वाले उत्पाद, चाहे वो जड़ी बूटी है, फल फूल है, पत्तियां हैं, सूखे मेवे वगैरह, वो सारे किस में आते हैं, वनोत्पाद में आते हैं। पशुपालन, इसके अलावा क्या करते हैं ये लोग, पशुपालन भी करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पानी के छोटे मोटे तालाब मिलते हैं वहाँ ये लोग मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। मुख्य काम इनका झूमिंग कृषि है, आखेट है। इसके अलावा ये लोग वनोत्पाद, पशुपालन, इसके अलावा मछली पकड़ने का भी ये काम करते हैं। अब देखो मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में एक बात की थी, दीपा कृषि। तो ये है वो दीपा कृषि। अब देखो कैसे याद रखना है इसका नाम, कई बार पूछ लेते हैं दीपा कृषि कहाँ है, कैसे, तो ये याद रखना है आपको, दीपा कृषि ये गोंडों द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि का प्रकार है। क्योंकि हम झूमिंग तो एक नाम, साधारण सा नाम है, सब जगह यूज होता है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि गोंड जनजाति में झूमिंग कृषि जो की जाती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसका जो नाम है वो है दीपा कृषि। कौन सी कृषि, दीपा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेंडा कृषि। ये दीपा है वो पेंडा है, फर्क क्या है वो बताऊंगा आपको। ये दीपा क्या है, ये झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। आप ये कह सकते हो सब टाइप है, टाइप तो क्या है, झूमिंग है, स्थानांतरणशील है, ये उसी का एक प्रकार है जिसमें भूमि पर 2 या 3 वर्ष के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद उसे क्या करते हैं, पड़त। पड़त है आप समझते होंगे, ये तो शब्द आता है, कुछ का अर्थ होता है जब आप कृषि भूमि पर कुछ भी नहीं उगा हो तो उस भूमि को छोड़ने को क्या कहते हैं, पड़त भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, पड़त, छोड़ दिया जाता है। कितने साल यूज करने के बाद, 2 से 3 वर्ष जब हम यूज कर लेते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर, याद रखना जलाने का अर्थ यहाँ क्या हो रहा है, जलाने का अर्थ है इसकी जो वनस्पति को जलाएंगे उससे जो राख होगी वो उसका क्या काम करेगी, खाद का काम करेगी। तो पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ कर फावड़े और हल्के मदद से, यहाँ कोई वो ट्रैक्टर उपकरण यूज नहीं करेंगे, वो ट्रैक्टर वगैरह हार्वेस्टर वगैरह यूज नहीं करेंगे, या तो फावड़े से होगा, हो सकता है फावड़े से करके आप एकदम सब्जी को पेज का आपका नाम है कुदाली। कुदाली का होता है छोटे छोटे वो लोहे के क्या, जिससे वो हाथों से बीज लगाते हैं, कुदाली शब्द भी कई बार आ जाता है, ये भी याद रखेंगे। फावड़े व हल से बीजों को बो दिया जाता है, बीज लगा दिया जाता है, बारिश के बाद बीज के बोने के बाद जब बीज लगा दिए उसके बाद देवी माता, कौन सी माता, देवी माता और जंगल के सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए गोंड क्या करती है, पशु बलि देती है। याद रखना पशु बलि का वार इसमें है। तो ये याद रखिए पशु बलि देने का कौन सी जनजाति है जो अपने कृषि भूमि में पशु बलि देती है, तो पशु बलि देती है गौड़ जनजाति। और गौड़ जनजाति में आगे इसकी जो दीपा कृषि है, दीपा के अंदर सॉरी पेंडा कृषि है, पेंडा कृषि के अलावा इसके वस्त्र हैं, किस प्रकार के इनके आवास है, इन सारे के बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। जितना आज आपको लिखाया है बोर्ड पे आप सारे नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए। एक बार समझ में नहीं आता दूसरी बार वीडियो देखिएगा, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप देखेंगे 2 या 3 बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में यही फर्क होता है कि कुछ चीजें आपको जल्दी से समझ में नहीं आता क्योंकि अपने ऑफलाइन क्लास की आदत लगी हुई है। इसलिए बार बार अगर आपको कक्षा 12 में 95, 96 और 97% लाने हैं तो आपको टच में रहना होगा। धन्यवाद।